जब हम सुनते हैं कि किसी मामले में एक साथ 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दी गई है, हम्म। तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? हाँ, मतलब कोई बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश या कोई बड़ा अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट ही होगा। बिल्कुल, हम मान लेते हैं कि अपराध का स्तर कुछ ऐसा होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। सही बात है। लेकिन लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस ऐतिहासिक सजा की शुरुआत सिर्फ एक मोबाइल फोन की दुकान के शटर को 15 मिनट ज्यादा खुला रखने से हुई थी। ये सुनना शुरुआत में किसी डिस्टोपियन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। एकदम। मतलब विश्वास ही नहीं होता। एकदम। लेकिन ये हमारे सिस्टम की एक बहुत ही कड़वी और जमीनी हकीकत है। ये दिखाता है कि कैसे एक बहुत ही साधारण सी स्थिति, मतलब रोजमर्रा की बात, अचानक एक जानलेवा रूप ले सकती है। बिल्कुल। तो आज की इस अहम चर्चा का जो स्रोत है वो आईएनएस के हवाले से मदुरै से आई एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली न्यूज रिपोर्ट है। और आज हम तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के सदनकुलम की उस खौफनाक घटना, उस कस्टोडियल डेथ की पूरी टाइमलाइन समझने वाले हैं। हाँ, और उसके पीछे की मैकेनिज्म को भी डिकोड करेंगे। सही कहा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोरोना काल के एक छोटे से प्रशासनिक नियम के उल्लंघन ने एक पिता और पुत्र की जान ले ली, और कैसे न्यायपालिका ने इसे दुर्लभतम मामला या जिसे अंग्रेजी में रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहते हैं, वो मानते हुए 9 पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड सुनाया। हाँ, तो इस विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ घटनाक्रम को जानना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य उस मानसिकता, उस सत्ता के नशे और उस पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझना है जो एक स्थानीय पुलिस थाने को अचानक एक यातना गृह में बदल देती है। तो चलिए उस समय में वापस चलते हैं। ये जून 2020 की बात है। हाँ, वो समय जब पूरी दुनिया एक अदृश्य वायरस से लड़ रही थी। बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। तो तूतुकुड़ी जिले के सतनकुलम इलाके में पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स की एक मोबाइल फोन की दुकान थी जी। और रिपोर्ट के मुताबिक 19 जून की शाम को उन्होंने कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी दुकान तय समय से थोड़ी देर तक खुली रखी। बस थोड़ी ही देर। हाँ, और फिर पुलिस आती है और जयराज को पूछताछ के लिए उठा ले जाती है। और जब बेटे बेनिक्स को हित रात पता चलती है तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जाहिर सी बात है, कोई भी बेटा यही करेगा। बिल्कुल। वहां अधिकारियों के साथ उसकी बहस होती है और पुलिस उसे भी हिरासत में ले लेती है। अब यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। ये ऐसा है जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़े और उसे सीधा सजाए मौत दे दी जाए। हाँ, ये तुलना काफी हद तक एक महामारी के दौरान दुकान खुली रखना एक एक प्रशासनिक मुद्दा था ना। हाँ, इसके लिए चालान काटा जा सकता चालान था। कर सकता था, बिल्कुल, या दुकान सील की जा सकती थी। बात थाने के अंदर इतनी बेकाबू कैसे हो गई? देखो, मैं आपके इस ट्रैफिक सिग्नल वाले उदाहरण से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें इसे जून 2020 के उस विशिष्ट माहौल, उस चश्मे से देखना होगा। वो एक सामान्य समय नहीं था। हाँ, वो अनिश्चितता का दौर था। बिल्कुल। लॉकडाउन के दौरान पुलिस केवल नियम लागू करने वाली कोई साधारण एजेंसी नहीं रह गई थी। उनके पास लगभग असीमित अधिकार आ गए थे। सड़कें एकदम खाली थीं। कोई राहगीर नहीं था जो वीडियो बना सके। हाँ, कोई मीडिया भी नहीं था जो तुरंत सवाल पूछ सके। सटीक बात। जब आप किसी को बिना किसी बाहरी निगरानी की इतनी शक्ति दे देते हैं तो वो शक्ति अक्सर अहंकार में बदल जाती है। तो आप कह रहे हैं कि ये केवल एक दुकान खुली रखने का मुद्दा था ही नहीं? नहीं, ये शक्ति के प्रदर्शन का मुद्दा बन गया था। बाप रे। जब जयराज को उठाया गया तो वो पुलिस के लिए शायद एक रूटीन शक्ति प्रदर्शन रहा होगा, लेकिन जब उनका बेटा बेनिक्स थाने पहुंचता है और अधिकारियों से सवाल करता है तो वो उनके ईगो पे लग गया। बिल्कुल। उसे पुलिस के अहंकार पर सीधे हमले की तरह देखा गया। मतलब एक आम नागरिक का थाने के अंदर आकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना, वो बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। हाँ, उस समय के उस सुप्रीम अथॉरिटी वाले माइंडसेट को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। बेनिक्स को हिरासत में लेना किसी कानून के तहत नहीं था। तो फिर क्या था वो उस चुनौती को कुचलने का एक तरीका था। यहीं से प्रक्रिया पूरी तरह पटरी से उतर गई और व्यक्तिगत ईगो ने कानूनी प्रक्रिया की जगह ले ली। और यहीं से ये कहानी अपना सबसे खौफनाक रूप लेती है। रिपोर्ट के जो तथ्य हैं वे सीधे तौर पर बहुत परेशान करने वाले हैं। बहुत ज्यादा। हिरासत में पिता और पुत्र दोनों को बेरहमी से पीटा गया। लेकिन मारपीट से परे जो सबसे अमानवीय हिस्सा इस रिपोर्ट में सामने आता है वो ये है कि पुलिस ने उन दोनों को अपना ही बहता हुआ खून
अपना खून साफ करने के लिए मजबूर किया। हाँ, ये सच में। और उसके बाद खुद को बचाने के लिए उन पर एक झूठा मामला मतलब एक फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी। जी। और इस अमानवीय प्रताड़ना के कारण कुछ ही दिनों बाद अस्पताल में उन दोनों की मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद अंत था। खून साफ करवाने वाली बात पर मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। हम्म। क्या ये सिर्फ एक क्रूर मानसिकता थी, मतलब मजा आ रहा था उन्हें, या इसके पीछे सबूत नष्ट करने की कोई सोची समझी रणनीति थी? देखो, इसके दोनों ही पहलू हैं। अगर हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर बात करें तो किसी इंसान से उसका ही खून साफ करवाना उसे पूरी तरह से तोड़ देने की, उसकी गरिमा खत्म करने की। हाँ, उसकी गरिमा और आत्मसम्मान को कुचल देने की एक तकनीक है। पुलिस ये सीधा संदेश देना चाहती थी कि यहाँ तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। सही बात है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा तकनीकी और कानूनी पहलू भी है। थाने के अंदर बहावा खून वो कोई आम चीज नहीं है, वो एक फोरेंसिक सबूत होता है। ओहो, हाँ। अगर कोई जांच बैठती है तो वो खून साफ साफ साबित कर सकता है कि वहां किस तरह की हिंसा हुई थी। मतलब खून साफ करवाकर वे दरअसल अपना क्राइम सीन मिटा रहे थे। बिल्कुल, वे एक साथ प्रताड़ना और सबूत मिटाने का काम कर रहे थे। ये बहुत ही डरावना है। और यहीं से वो फर्जी एफआईआर वाली बात जुड़ती है। हाँ। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अस्पताल में कोई डॉक्टर जानबूझकर अपने मरीज को किसी दूषित उपकरण से संक्रमित कर दे और फिर मेडिकल रिकॉर्ड में ये लिख दे कि मरीज जब अस्पताल आया था तब वो पहले से ही उस गंभीर संक्रमण का शिकार था। बहुत सटीक तुलना है ये। पुलिस के लिए वो एफआईआर उनका वो झूठा मेडिकल रिकॉर्ड था। बिल्कुल। देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली में यानी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक बहुत बुनियादी दस्तावेज होता है। हाँ, सबसे पहले वही देखा जाता है। सही कहा। अदालतें, मजिस्ट्रेट और जांच एजेंसियां सबसे पहले उसी एफआईआर को पढ़ती हैं। जो व्यक्ति उस एफआईआर को लिखता है वो तो शुरुआत में ही पूरी कहानी का नैरेटिव सेट कर देता है ना। एकदम सही, वो शुरुआत में ही नैरेटिव सेट कर देता है। पुलिस ने एफआईआर में ये लिख दिया कि जयराज और बेनिक्स ने पुलिस पर हमला किया या गिरफ्तारी से बचने के लिए वे खुद ही गिरकर चोटिल हो गए। हाँ, ताकि जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो वो जो चोट है वो पुलिस की क्रूरता न लगे, बल्कि एक संघर्ष का नतीजा लगे, मतलब अपने बचाव में लगी चोट लगे। बिल्कुल। और ये साबित करता है कि जो कुछ भी थाने में हुआ वो कोई अचानक से भड़का हुआ गुस्सा या कोई एक्सीडेंट नहीं था। एफआईआर ड्राफ्ट करने के लिए आपको शांति से बैठना पड़ता है, शब्दों का चयन करना पड़ता है। हाँ, शब्दों का चयन करना पड़ता है और धाराओं को सोचना पड़ता है। ये दिखाता है कि पूरी की पूरी पुलिस मशीनरी, हाँ, मतलब वहाँ मौजूद सारे अधिकारी अपने अपराध के प्रति पूरी तरह से सचेत थे। वे सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी ही की गई हत्या को कानूनी कागजों में दफना रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच्चाई अपना रास्ता निकाल ही लेती है। बिल्कुल। जब पिता पुत्र के अस्पताल में मौत हो गई तो ये मामला सिर्फ एक और लॉकडाउन कैजुअलिटी बनकर नहीं दबा। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया, जिसे कानूनी भाषा में सुमोटो देते हैं। हाँ, सुमोटो। और इसके बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई और मामले की जांच सीबीआई को, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी गई। मुझे ये समझना है कि अगर मद्रास हाईकोर्ट ये स्वतः संज्ञान नहीं लेता तो क्या ये पूरा मामला उस फर्जी एफआईआर के बोझ तले दबकर हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता? देखिए, ये इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। हमारे सिस्टम में पुलिस के खिलाफ पुलिस से ही जांच करवाना, ये सबसे बड़ी विडंबना है। बिल्कुल, वो तो खुद को ही बचाएंगे ना। हाँ, स्थानीय पुलिस के पास सारे संसाधन होते हैं। वे गवाहों को डरा सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आमतौर पर अदालतें तब हस्तक्षेप करती हैं जब कोई पीड़ित पक्ष उनके पास याचिका लेकर जाता है। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट ने, मतलब अखबारों की रिपोर्ट और जनता के भारी आक्रोश को देखकर, खुद ही मामले की जांच के आदेश दे दिए। यानी अदालत ने बिना किसी औपचारिक शिकायत के खुद ही मामले को अपने हाथ में ले लिया। हाँ, और सुओ मोटो का इस्तेमाल बहुत कम और बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होता है। तो इसका मतलब क्या था? हाईकोर्ट का ये कदम दरअसल इस बात की आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी कि स्थानीय कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अब उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और जैसे ही मामला सीबीआई के पास गया, स्थानीय पुलिस का वो पूरा कवर अप, वो झूठी कहानी
ताश के पत्तों की तरह ढह गई। क्योंकि सीबीआई एक बाहरी एजेंसी थी। हाँ, जिस पर सतनकुलम थाने के अधिकारियों का कोई प्रभाव नहीं था। और सीबीआई की उस जांच के बाद जो नाम सामने आए वे किसी एक बिगड़े हुए सिपाही के नहीं थे। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में 10 पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया गया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी स्पेशल सब इंस्पेक्टर पालदुरई की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन बाकी बचे 9 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। जी। अब रिपोर्ट में दिए गए इन नामों और पदों पर गौर कीजिए। पूर्व इंस्पेक्टर एस श्रीधर, पूर्व सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन और रघु गणेश, हेड कांस्टेबल मुरुगन और सामीदुरई। हाँ, और अन्य लोग भी। मतलब ये लिस्ट दिखाती है कि किसी एक व्यक्ति का पागलपन नहीं था। पूरी की पूरी चेन ऑफ कमांड ऊपर से लेकर नीचे तक इस प्रताड़ना में शामिल थी। और यही बात इस मामले को इतना भयानक बनाती है। कैसे? देखिए, एक पुलिस स्टेशन में एक पदानुक्रम या एक हायरार्की होती है। हाँ। अगर कोई जूनियर अधिकारी कुछ गलत कर रहा है तो सीनियर का काम उसे रोकना होता है। सही बात है। लेकिन जब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक सभी एक ही अपराध में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हों तो वो एक संस्थागत पतन या कह लें इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का सीधा उदाहरण बन जाता है। मतलब वहाँ कानून का राज खत्म हो चुका था पूरी तरह से। वे लोग एक गिरोह की तरह, एक गैंग की तरह काम कर रहे थे। और उस गिरोह को उनके किए की जो सजा मिली है वो भारत के कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई है। बिल्कुल। मदुरई के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जी मुथुकुमारन ने इस पर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने इसे दुर्लभतम मामला या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करार दिया और सभी 9 पुलिसकर्मियों को मतलब एक साथ फांसी की सजा सुनाई। हाँ, फांसी की सजा मतलब हमारे देश में एक साथ 9 पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड मिलना ये कोई आम बात तो नहीं है। ये बहुत ही असाधारण है। मतलब भारतीय कानून में मृत्युदंड हर हत्या के मामले में नहीं दिया जाता है। हाँ, उसके कड़े नियम है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर ये केवल उन दुर्लभतम मामलों में दिया जाता है जहां अपराध का तरीका इतना क्रूर, विभत्स और अमानवीय हो कि कोई और सजा न्याय के पैमाने पर खरी ही न उतरे। और जज ने जो टिप्पणियां की हैं वे बहुत शक्तिशाली हैं। अदालत ने कहा कि जिन पर जनता के सुरक्षा का जिम्मा था उन्होंने एक ऐसा अपराध किया है जिसने समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक परिवार की नींव ही उखाड़ दी। तो ये सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का यहाँ क्या अर्थ है? मतलब क्या इसका मतलब ये है कि जनता इस घटना से बहुत ज्यादा डरी हुई थी? देखो, ये डर से कहीं ज्यादा ये विश्वास के टूटने के बारे में है। विश्वास का टूटना। हाँ, समाज एक अदृश्य अनुबंध पर चलता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर। हम राज्यों को और पुलिस को ये अधिकार देते हैं कि वे हम पर जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन इस शर्त पर कि वे हमारी रक्षा करेंगे। बिल्कुल। जब एक आम इंसान किसी वर्दीधारी को देखता है तो उसके अवचेतन मन में, मतलब सबकॉन्शियस में, ये आना चाहिए कि वो सुरक्षित है। सही बात है। लेकिन जब वही वर्दीधारी एक निहत्थे नागरिक को, वो भी थाने के अंदर, बेरहमी से मार डालता है तो वो केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती। तो वो क्या होती है? वो समाज के उस बुनियादी विश्वास की हत्या होती है। बाप रे। जज का ये कहना कि सामूहिक चेतना झकझोर दी गई, ये इस बात का प्रतीक है कि अगर अदालत ऐसे मामलों में नरमी बरतेगी तो लोग सिस्टम पर से पूरी तरह भरोसा खो देंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपियों ने जानबूझकर मतलब इंटेंशनली घातक चोटें पहुंचाई। हाँ, मतलब कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई कि ये एक सोची समझी हत्या थी। एकदम स्पष्ट था वो। लेकिन सजा सिर्फ फांसी तक सीमित नहीं रही। नहीं, अदालत ने दोषियों पर 1,40,00,000 रुपए का मतलब एक बहुत भारी जुर्माना भी लगाया है जो पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। जी। अब यहाँ मैं थोड़ा उलझन में हूँ। क्या हुआ? 1,40,00,000 रुपए ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन क्या राज्य द्वारा दिया गया पैसा किसी इंसान की जान की कीमत हो सकता है? क्या ये न्याय को मतलब एक आर्थिक लेन देन में नहीं बदल देता? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखो, कोई भी धनराशि कितनी भी बड़ी हो किसी पिता या पुत्र को वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल नहीं ला सकते। लेकिन न्याय व्यवस्था में जुर्माने को
जान की कीमत के रूप में नहीं देखा जाता है। तो इसे कैसे देखा जाता है? इसे दो अलग-अलग नजरियों से देखने की जरूरत है। पहला, हाँ, ये दोषियों पर एक अत्यंत कठोर आर्थिक दंड है। अच्छा। वे न केवल अपना जीवन और अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं, बल्कि उनकी संपत्तियों और उनकी आर्थिक स्थिति को भी नष्ट किया जा रहा है। मतलब उन्हें पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। हाँ, ये एक स्पष्ट संदेश है कि सत्ता के दुरुपयोग की कीमत आपको आर्थिक रूप से भी चुकानी होगी। और दूसरा नजरिया? दूसरा वो जिसे जज ने परिवार की नींव उखाड़ने की बात कही थी। हाँ, जब किसी परिवार के दो मुख्य कमाने वाले सदस्य इस तरह छीन लिए जाते हैं, तो वो परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह हो जाता है। एकदम सड़क पर आ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो 1,40,00,000 रुपए का मुआवजा है, वो उस परिवार को एक संरचनात्मक, एक स्ट्रक्चरल सहारा देने की कोशिश है। ताकि वो फिर से खड़े हो सकें। हाँ, ताकि राज्य के नुमाइंदों ने यानी पुलिस ने जो विनाश किया है, राज्य उसकी भरपाई करने की कम से कम एक ठोस कोशिश तो करे। तो ये मुआवजे से ज्यादा सिस्टम की जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक तरीका है। ये विश्लेषण हमें सच में घटना की गहराई तक ले जाता है।